एक घर जहां बचपन गुजरा है, वही कई सालों बाद किसी मौत की वजह भी बन गया। हम गुलशन में रहते थे और घर भी माशाल्लाह काफी बड़ा था। उस घर में जब भी हमारे घर मेहमान आते तो शिकायत करते कि उनको हमारे घर के लॉन में कुछ नजर आता है, लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आया। एक दफा मेरी खाला लॉन में बैठी थी, अचानक बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि उनको लॉन में एक आदमी दिखा जो सफेद कपड़ों में पहना हुआ था। उसका कद 8 फीट तक का होगा और वो उनको गुस्से से देख रहा था। उस दिन के बाद से उन्होंने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। जब भी मिलना होता वो हमें अपने घर बुला लेती। इसी तरह कुछ दिनों के बाद मामू रहने के लिए हमारे घर आए। उनको भी यही महसूस हुआ कि कोई उनसे जाने को कह रहा है। लगता यूं था जैसे हमारे अलावा उस घर में कोई नहीं रह सकता। तब अम्मी अब्बू ने हमें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जाहिर है बचपन में इन बातों से डर लगता था। हम बहुत छोटे थे। एक दफा मेरे भाई रात को टेरेस पर बॉल लेने गए और उनको किसी ने गुस्से से कहा कि जाओ नीचे, और भाई डर के मारे नीचे आ गए। उन दिनों उनकी उम्र 8-9 साल तक की होगी। उस घर में हमारे माली हालात भी बहुत बिगड़ते चले गए और हम सबको अपने ही घर से वहशत आने लगी। कुछ सालों बाद हमने वो घर बेच दिया। हमें 15-20 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ, क्योंकि कोई भी राजी नहीं हो रहा था उस घर को खरीदने के लिए। आखिर में एक फैमिली हमें मिली जिसने हमसे वो घर खरीद दिया। हालांकि हमने उनको पूरे घर की हिस्ट्री भी बता दी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर मिली है कि उसी घर में एक रात में अचानक से 3 लोगों की डेथ हो गई। वजह हार्ट अटैक। हैरत इस बात की नहीं है कि हार्ट अटैक से लोगों की मौत हुई। हैरत इस बात की है कि एक ही रात में एक ही फैमिली के 3 लोग एक ही बीमारी से मर गए। अब उस घर को सील कर दिया गया है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। समझ नहीं आता कि जिस घर में हमारी बचपन की यादें हैं, वो घर कैसे किसी की मौत का सबब बन सकता है। ऐसे कई सारे घर, जगहें, मकानात इस दुनिया में मौजूद हैं जो बज़ाहिरी तौर पे लगती हैं कि इंसानों के लिए, लेकिन जब आप उसमें रहना शुरू करते हैं, बसना शुरू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मामलात कुछ और ही हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको। कराची में सीव्यू पे मेन कॉर्नर पे एक इतनी बड़ी बिल्डिंग कई सालों से खाली पड़ी है। कई सारे लोग कहते हैं कि उस पे केस हुआ हुआ है, लेकिन इस बात को मानने को दिल नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि उस जगह पे कई दफ़ा रेस्टोरेंट बने हैं, शोरूम्स बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाज़ार बना है, लेकिन हमेशा वो जगह बंद हो जाती है। अभी रिसेंटली कुछ लोग उस बिल्डिंग में गए
कहते हैं रात के वक्त हम उस जगह पहुंचे तो हमें लगा कि बिल्डिंग में हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है। शक हुआ कि कहीं हीरोइनची चरसी मवाली ना बैठे हों। अब आवाज़ को लीड करते करते वो बिल्डिंग के अंदर तो चले गए, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते गए अंधेरा बढ़ता गया, आवाज़ें और गहरी होती चली गई। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ऐसा लगने लगा कि आवाज़ें बिल्कुल आमने सामने बैठे लोगों से ही आ रही हैं। जब मोबाइल की टॉर्च जला के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी आवाज़ें आ रही थी। बिल्डिंग की ऊपर से लेके नीचे तक छानबीन कर ली, कोई शख्स नहीं मिला। Well, ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show. Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी and this is an exclusive episode for YouTube. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन की तरफ चला गया है और इट्स नॉट इवन सेफ टू गो आउट। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लेट नाइट हॉरर शो को अपने घर में ले आए। छोटी छोटी चीज़ें हमने उसकी ख़रीद दी जितना हमें मौका मिला, जैसे माइक, कुछ एडिटिंग के टूल्स, म्यूज़िक वगैरह वगैरह। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऑडियो में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ शायद हो, क्योंकि ये उस लेवल का इक्विपमेंट मेरे पास घर पे मौजूद नहीं है जैसे स्टूडियो में होता है, लेकिन होपफुली ये अपना काम पूरा कर सकेगा। खैर, चूंकि हम अब हालात की वजह से हॉरर शो घर से कर रहे हैं, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अक्सर मेरे साथ कुछ वाक़यात स्टूडियोज़ में होते रहते हैं शोज़ करते हुए, तो वो चीज़ घर में ना हो। दूसरी बात, हमारे पास टेलीफोन लाइंस अनफॉर्चुनेटली घर पे मौजूद नहीं है, तो उसका आसान तरीका ये है कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें वॉइस नोट्स अपनी रिकॉर्ड करके पहले से ही हमें ईमेल करके कर दें official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसी ईमेल पे आप मुझे अपने साथ हुए हुए वाक़यात भी शेयर कर सकते हैं। कुछ हमारे पास लोगों ने अपनी ऑडियो नोट्स हमें ऑलरेडी भेजी भी हैं, वो अपने शो में शामिल करेंगे। कुछ ईमेल्स हैं और फिर कुछ ऐसे वाक़यात जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया। पहली ईमेल जो मैं शामिल करूंगा वो हसन की है। वो लिखते हैं, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरी नानी जान की एक दोस्त के साथ पेश आया था और उन्होंने हम सबको ये वाक़या सुनाया। हुआ यूँ कि आज से करीब 30 साल पहले की बात है।
नानी जान की दोस्त लाहौर के एक इलाके में अकेली रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। ये खातून थी तो बहुत नेक, 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद गुजार भी थी और हर वक्त कुरानी आयत का विर्द करती रहती थी। उन्होंने खुद बताया कि एक रात तकरीबन 9-10 बजे का वक्त होगा, लाइट गई हुई थी एज यूजुअल, तो ये नहाकर बाहर आ गई और अपने घर के नीचे वाले पोर्शन में चली गई, जहां उनके बाल टॉवल से ड्राई करते करते उनको एक आवाज आना शुरू हुई। आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई चल रहा हो। यह आवाज उनके फर्स्ट फ्लोर जहां वो रहती थी उधर से आ रही थी। चूंकि घर में अंधेरा था, लाइट थी नहीं, हाथ में कैंडल थी, तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि कोई शख्स तो घर में नहीं कूद आया है। अभी वो इस तजस्सुस में थी ही कि वो आवाज करीब आना शुरू हो गई। आवाज ऐसी थी जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी हुई। वो आवाज करीब से करीब तर आती गई और अब ऐसा महसूस होने लगा कि कोई सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे इन्हीं की तरफ आ रहा है। जब लाइट उठाकर सीढ़ी की तरफ मारी गई तो देखती है कि एक औरत है जो सफेद कपड़ों में है, बाल इतने लंबे हैं कि जमीन से टच हो, कद दरमियाना है और आंखें बिल्कुल काली, और उनकी तरफ ही देखती हुई ये मखलूक उतरती हुई आ रही। चूंकि वो एक मजहबी खातून थी तो उनको फौरन इस बात का इल्म हो गया कि ये कोई इंसान तो नहीं। जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया। जैसे ही विर्द करना शुरू किया, कहती हैं कि मेरी आंखों के सामने वो मखलूक जो भी थी, जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी, अचानक से उस विर्द की वजह से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। घर में उस कमरे में एक खिड़की थी, उस खिड़की की तरफ गई और वहां पे जाके गायब हो। कहती हैं कि मैं इतनी डर गई थी कि उस मखलूक के जाने के बावजूद भी मैं जोर जोर से आयतें पढ़ती रही, और जैसे ही लाइट आई मैं अपना सामान बांध के अपनी दूसरी दोस्त के घर चली गई। वेल, ऐसे कई सारे वाकयात, ऐसे कई सारी कहानियां हमने और आपने सुनी हैं कि जिस घर में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के हिसाब से हम रहते हैं, अचानक से कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है कि दिल और दिमाग दोनों ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। जैसे कि इससे पहले वाली ईमेल में हमने गुलशन में मौजूद उस घर के बारे में बताया जहां बचपन की यादें थीं, लेकिन 3 लोगों की एक ही रात में, एक ही सर्कमस्टांसेस में मौत होना भी अजूबे से बात कम नहीं थी। इसी तरीके से सिर्फ
पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं टिल डेट जिनको इंसान के लिए बंद कर दिया गया। अब एरिया 51 या बर्मुदा ट्रायंगल या वादी जिन, ये तो वो मशहूर जगहें हैं जो अब हर किसी को मालूम है, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी इन जगहों के हवाले से सामने आ चुकी। लेकिन कुछ ऐसी जगहें अभी भी मौजूद हैं जो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं की, जैसे मैरियाना ट्रेंच। कहते हैं कि समंदर की जो सबसे गहरी जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच, जहां का इकोसिस्टम ही डिफरेंट है। वहां पे आज तक शायद ही एक दो दफा कोई जा सका है। लास्ट टाइम एक बहुत मशहूर, बहुत बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर है, उसने जाने की जिसारत की, और जो वाक़यात उसके साथ पेश आए उसने दुनिया को हिला के रख दिया। आज से कई सौ साल पहले समंदर में कई मुख्तलिफ किस्म के जानवर हुआ करते थे। जैसे ज़मीन पे डायनासोर होते थे, वैसे ही समंदर में भी कुछ अजीब व गरीब मखलूक़ात हुआ करती हैं। जिनमें से एक मखलूक, जिसका अभी मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अक्सर लोगों ने उस मखलूक को अभी भी देखा है। पानी से एक हाथी की ट्रंक होती है, उस नुमा कोई चीज बाहर निकली थी। जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, उस समंदर में जाके चेक करने की कोशिश की, तो आज तक उस चीज के बारे में पता नहीं चल सका। वैसे ही ऐसे कई सारे दरिया के अंदर जगहें मौजूद हैं, समंदर में जगहें मौजूद हैं जिसके अंदर गार हैं, और उन गार के अंदर एक अलग ही दुनिया मौजूद है। वो कहते हैं कि दुनिया जितनी ऊपर है उससे कई गुना पानी के नीचे मौजूद है, और हम इंसान ने उसको अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया, और शायद ही कर पाए। चाहे वो समंदर में ही एक ऐसी शिप का अचानक से नमूदार हो जाना जिसको गायब हुए हुए कई साल हो चुके थे, जिसको ढूंढते ढूंढते लोग थक गए थे, इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो गई थी। इस केस को इस बात पे ख़त्म कर दिया गया था कि ये कोई ए कैटेगरी, डबल ए कैटेगरी कुछ कहते हैं ऐसे केसेस को, उनमें डाल दिया गया था। फिर अचानक से एक दिन एक बहुत बड़ी कश्ती समंदर में दोबारा दिखाई देती है। जब उस शिप में जाते हैं तो जो मंजर वहाँ पे लोग देखते हैं वो हैरत में रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि उस तारीख का अखबार उस शिप में मौजूद था। उसका पेपर, उसके पेपर की स्मेल, उसके इंक की स्मेल वैसे ही थी जैसे बिल्कुल ही फ्रेश पब्लिश होके बाहर निकला हो। शिप की जो डायरी थी कैप्टन की, उसमें जो भी डेट लिखी हुई थी
उसकी इंक अभी तक सूखी नहीं थी। लोगों ने उस शिप पे जो खाना बनाया हुआ था वो उस वक्त भी गर्म था, लेकिन उस शिप में कोई नहीं था। ऐसे कई सारी चीजें और दुनिया में हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क में अचानक से एक दिन एक फ्लाइट उतरती है। जैसे ये फ्लाइट उतरती है तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे भगदड़ मच जाती है। उनको लगता है कि टेररिस्ट अटैक हो गया। जब फ्लाइट लैंड करती है, दरवाजा खोल के चेक किया जाता है तो वो खाली होती है। परेशान हो जाते हैं सब लोग कि ये कैसे हो सकता है कि खाली जहाज खुद ब खुद लैंड कर जाए। जब हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि ये वो जहाज है जो एक ज़माने में पता नहीं कौन से एयरपोर्ट से उड़ा था, और बस उसके बाद वो कहाँ गया उसको किसी की खबर नहीं थी। खैर, इस तरह के मिरेकल्स, इस तरह की कहानियां, इस तरह के वाक़यात दुनिया भर में हर साल कभी ना कभी होते चले गए। आज हम अपने शो में कुछ ऑडियो नोट्स भी शामिल करेंगे जो वक्तन फ़वक्तन लोगों ने हमें भेजी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अमेरिका से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ दुबई या किसी भी ममालिक से हो। अगर आप लोग भी हमारे शो में अपने वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। बहुत ही आसान तरीका है। अपना फ़ोन उठाइए, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। आराम से किसी खामोश जगह पे बैठ के अपना पूरा वाक़या डिटेल में मुझे रिकॉर्ड करके ईमेल कर दें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऑडियो नोट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम शनीला है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो क्वेटा से है। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि हमारे फादर की ट्रांसफ़र्स होती रहती थी। माय फादर वाज वर्किंग इन नेस्ले। तो एक दफ़ा पे हमारी ट्रांसफ़र हुई सक्खर, और ये कोई 2004-2003 की बात है। तो जिस घर में हम लोग रह रहे थे, जो घर हमने वहाँ पे लिया था सक्खर में, बेसिकली उस एरिया का नाम, उस एरिया को वालिस रोड कहा जाता है। तो वहाँ पे अक्सर जो घर हैं वो पहाड़ों को काट के, मतलब पुराने ज़माने में जो बनाया था पहाड़ों को काट के, उसी तरह से जो है उस उधर ही घर बनाया था, और वो डबल स्टोरी घर था। तो हम जब उस घर में गए, आई वाज इन क्लास 6। तो तब की बात है ये। घर में हम 5 लोग रह रहे थे, अम्मी अब्बू और हम 3 बहन भाई। तो अक्सर मुझे ना वहाँ पे, मतलब मेरा कभी इस तरफ माइंड तो नहीं गया कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इट वाज। तो अक्सर जहाँ पे मैं चीज़ें रख देती थी तो वो चीज़ें वहाँ से अक्सर मतलब गायब हो जाती थी, और उसके बाद दोबारा जो है वो मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ के उसको ढूंढ रही होती थी, तो फिर मुझे जहाँ पे वो चीज़ मैंने रखी होती थी वहीं से मुझे मिल जाती थी। इसके अलावा एक दफ़ा मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं पढ़ रही थी, और वो कप जो है वो मैंने अपनी बुक की साइड पे रखा हुआ था। उसके बाद आई वेंट टू द किचन, और जब मैं किचन से वापस आई तो वो कप जो है वो मेरी कॉपी के ऊपर रखा हुआ था, और चाय जो है ना वो साइडों से गिरी हुई थी। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी। पंखा जो है वो ख़ुद एकदम से चल के बंद हो जाता था, और कमरे की लाइट जो है वो ख़ुद ही कभी ऑन हो जाती थी, कभी ऑफ़ हो जाती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरा वहम है, मतलब लट को कर देती थी मैं। वंस व्हाट हैपेंड कि हमारी फूफा उन दिनों हमारे साथ रह रही थी। तो
वो हमें मतलब अक्सर बताया करती थी कि नमाज़ इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को पाबंद कर सकते हैं। तो वन नाइट हम लोग सोने लगे थे तो दुआएं पढ़ के सोते थे। तो मैंने पप्पू को कहा, मैंने कहा पप्पू ना मुझे ना आपने सुबह नमाज़ के लिए लाजिमी उठाना है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम सूरह फ़ील पढ़ के अपने राइट जो आपका कंधा है ना उस पर फूंको, तो सुबह जो है वो तुम्हें फ़रिश्ता आके उठाएगा। आई सेड ओके ठीक है। तो मैंने उसी तरह सूरत पढ़ी और उसके बाद मैं सो गई। तो सोने से पहले मैंने मतलब पप्पा को कहा था कि मतलब हर हाल में आपने मुझे उठाना है, क्योंकि वो उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी। तो क्या हुआ कि इन द मॉर्निंग पप्पू आई मुझे उठाने के लिए। फुल उन्होंने वो जिस तरह से नमाज़ के लिए चादर पहनी हुई होती है वो पहनी हुई थी, और मुझे कहा कि शनी उठ जाओ ना। मैंने कहा अच्छा नमाज़ का टाइम हो गया? कहती हाँ नमाज़ का टाइम हो गया, तुम फ़ौरन से उठ जाओ और जाओ जाके वज़ू करके आओ। अच्छा मैं ना आँख नहीं खोल रही थी, मैंने बोला यार अभी मैं आँख खोलूँगी, मतलब जो सुस्ती होती है। तो फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि यार अभी जो है वो पानी भी ठंडा होगा, उन दिनों सर्दियाँ थी। तो पप्पू ने एकदम से कहा कि पानी जो है वो मैंने गर्म करके रखा हुआ है, तो तुम जाओ जाके जो है वो वज़ू करके आ जाओ। फिर मेरे माइंड में ख़्याल आया कि यार अभी मैं उठूँगी, जा नमाज़ किधर ढूँढूँगी, चादर किधर ढूँढूँगी। तो पप्पू ने मुझे कहा कि मैं ये चादर उतार के यहाँ पे रख रही हूँ और मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, तो तुम जब जाओ, जा नमाज़ मैंने बिछाई हुई है, तुम जब जाओ वज़ू करके वापस आओ, नमाज़ पढ़ो, अगर मैं सोई हुई थी तो मुझे उठा देना। आई सेड ओके ठीक है मैं आपको उठा दूँगी। उन्होंने कहा मैंने कुरान पढ़ना है। मैंने कहा ओके। तो मैं गई वॉशरूम, वहाँ पे मैंने देखा पानी गर्म नहीं था। मैंने बोला यार इन्होंने जो है ना बस मेरे साथ ट्रिक की है कि मैं उठ जाऊँ। खैर मैंने वज़ू की, मैं वापस आई, जाए नमाज़ बिछी हुई थी, चादर जो है वो बेड की साइड पे रखी हुई थी। तो मैंने चादर पहनी, नमाज़ पढ़ी, बट मैं पप्पू की तरफ देख रही थी, वो इस तरह से सोई हुई थी जैसे कि वो उठी नहीं हो ना। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं गई पप्पू के पास। मैंने कहा इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उठाना, मैंने कुरान पढ़ना है। तो मैंने पप्पू को उठाया, मैंने कहा उठो, नमाज के टाइम वो आपने कुरान पाक पढ़ना था, आपने मुझे बताया था। तो पप्पू एकदम से उठ के मुझे देख रही है, मुझे कह रही है तुम कैसे उठी? मैंने कहा यार अभी आपने आके ख़ुद ही मुझे मतलब उठाया है, ख़ुद आप मुझे उठा के गई हैं, यहाँ पे चादर पड़ी हुई है, रूम की लाइट खुली हुई है, जाए नमाज़ बिछी हुई है। कहती है नहीं मैं तो सोई हुई हूँ, मैं तो अभी तक उठी नहीं हूँ, मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो रहा है ना। तो फिर पप्पू ने मुझे कहा बस के फरिश्ते ने तुम उठाया। बाय डोंट नो मुझे किसने उठाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड एक और बार उसी घर में क्या हुआ कि मैं मदरसे गई हुई थी, अब टू यंग, मैं बहुत छोटी थी, 6th की बच्ची क्या होती है। तो वहाँ से मतलब स्कूल से हम लोग डायरेक्ट मदरसे जाते थे, वहाँ से जब हम वापस आते थे तो ऐसा होता था कि नींद आ रही होती थी बहुत सख्त। तो मैं जब वापस आई घर मदरसे से, हमारा जो घर का दरवाज़ा है उसके लॉक में कुछ प्रॉब्लम थी, हल्का सा धक्का मारते थे वो खुल जाता था लॉक। तो जब मैं घर आई तो मुझे अम्मी ने कहा कि यार मैं ज़रा सामने वाली आंटी की तरफ जा रही हूँ, तो तुम एक काम करना, दरवाज़ा जो है ना उसका ख़्याल रखना। मैंने कहा ओके ठीक है। उस टाइम घर पे मैं अकेली थी और अम्मी जो है वो भाई को लेकर चली गई थी सामने वाले के घर। तो उसके बाद फिर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार अगर दरवाज़ा खुला रहेगा, मैं सो गई, कोई आके घर से चला जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो दरवाज़ा जो है वो मैंने लॉक कर लिया। मैंने कहा यार नॉक होगा मैं उठ जाऊँगी। अच्छा मैं सो गई। अब मैं सो गई हूँ तो मुझे ना आवाज़ें आ रही हैं, मेरा छोटा भाई खेल रहा है, टीवी ऑन है, रूम की लाइट खुली हुई है, और अम्मी मुझे कह रही उठ जाओ, मैंने चाय पराठा बनाया है तो ये तुम खा लो, क्योंकि मैं बग़ैर खाने के लालच की उठती नहीं थी। तो मैंने कहा आप अंदर कैसे आई? दरवाज़ा तो मैंने बंद किया हुआ था। कहती है बस वो दरवाज़ा हमने खोल लिया, तुम जाओ हाथ मुँह धो के आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। अब मैं जैसे ही वॉशरूम गई सारी आवाज़ें बंद हो गई, मतलब एकदम से सन्नाटा हो गया। मैंने बोला यार ये क्या सीन है ना। फिर मैंने हाथ मुँह धोया, मैं बाहर मैं जैसे आई
रूम की लाइट ऑफ थी, कोई नहीं था उस रूम में, खाली कप और ख़ाली प्लेट पड़ी हुई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने बोला ये कहाँ चले गए ना। उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया कि हुआ क्या मेरे साथ। तो फिर मैंने देखा भाई की आवाज़ें आ रही हैं गली से। मैंने देखा दरवाज़ा अभी तक लॉक है, कुंडी लगी हुई है। मैंने दरवाज़ा खोला, भाई को मैंने बाहर आवाज़ दी। मैंने कहा तुम बाहर क्या कर रहे हो? कहता बाजी इतने टाइम से हम लोग दरवाज़ा मार रहे हैं, किन किन चीज़ों से हमने कोशिश की, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, तुम सोई हुई थी। उसके बाद दोबारा मुझे जो है ना वो ऐसे हल्का सा झटका लगा। मैंने बोला ही कुछ मसला है यहाँ पे। एंड फिर जब ये एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मेरी दादी रहने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी सी इस तरह के बैकग्राउंड से है जहाँ पे जन्नात के साथ इन द पास्ट इंटरेक्शन रहा है। तो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रही हैं। तो फिर जब मैंने दादी के साथ शेयर किया तो दादी ने मुझे कहा कि ये जो भी लोग हैं ये अच्छे हैं, मतलब इन्होंने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हें हेल्प आउट किया है चीज़ें करने में ना। तो उसके बाद मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक वो बताया था टोटका। उन्होंने कहा कि एक ख़ाली कप लो और सारे घर में किसी पेंसिल के साथ या किसी लकड़ी के साथ हर कोने में जो है वो इस तरह से वो लकड़ी मारो और बोलो कि मतलब पश्तो में बोलते हैं कि पेरान पेरान उज़े, तो कि जिन्नात आप लोग चले जाओ ना। और सारे घर में जो है वो इस तरह से करो और वो कप ले जाके बाहर फेंक दो। ऐसे टोके में छोटी थी उस टाइम, तो मैंने इसी तरह से किया और उसके बाद जो है वो मैंने कप ले जाके बाहर फेंक दिया। दादी ने मुझे कहा कि अगर वो कप वहाँ पे नहीं होगा टूटा हुआ तो इसका मतलब है जो फैमिली यहाँ पे है वो यहाँ से चली गई है, और अगर वो वहीं पर होगा तो फिर ये यहीं पर है। तो कोई घंटे बाद मैं बाहर गई और मैंने बाहर जाके देखा उस कप का एक पीस भी नहीं पड़ा था। एंड उसके बाद जो है वो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई और हम शिफ्ट हो गए। दैट्स इट, दैट्स माय स्टोरी। वेल दैट वाज शनीला, और जिन्होंने अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर किए। इसी तरीके से अगर आप लोग भी हमसे अपने वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने ऑडियो वॉइस नोट्स हमें भेज सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वाक़या क्या है और कौन बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, आज के शो में एक ऐसी एक्सक्लूसिव कहानी वाक़या मेरे पास मौजूद है जो अभी एक दिन पुराना ही है, और एक ये बहुत बड़ी ट्विटर की थ्रेड है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बट कुछ ऑडियो नोट्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। दरअसल आपका शो रेगुलर सुनता आ रहा हूँ मैं, और काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला है आपका शो सुनने के लिए। अच्छा जी, मैं अपना वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा था। दरअसल हम अपार्टमेंट में रहते थे, आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 10 से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो होता यूँ था कि रात के लेट नाइट यानी कि 1:30 से 2 बजे 3 बजे के वक्त अचानक से आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे कोई बहुत बड़ा हथौड़ा दीवार पर मार रहा हो। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा हो, कोई मज़दूर लेबर लगी हुई हो और वो दीवार को तोड़ रही हो, ऐसी आवाज़ आती थी जैसे बड़ा सा हथौड़ा कोई दीवार पर कस के मार रहा हो। तो ये आवाज़ अक्सर आया करती थी, हर 2-4 दिन बाद 3 दिन बाद। तो हमने नोट किया था इसे कि ये बिल्कुल लेट नाइट इस वक्त कौन आखिर ये काम करवाता होगा। तो तजस्सुस तो हमें भी था। हमने जब मालूम किया हमने अपने पड़ोसियों से, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी रात के वक्त ऐसी आवाज़ें आती हैं। बराबर में जो हमारी बिल्डिंग के साथ वाली जो बिल्डिंग थी, वहाँ भी एक बार हमने मालूम किया कि क्या आपके यहाँ रात के वक्त ऐसा काम कुछ होता है अक्सर। तो उन्होंने भी कहा नहीं, हमें भी ऐसी आवाज़ गायबाना आती है। तो ये कि किसी के घर में भी कोई ऐसा काम होता नहीं था रात के उस वक्त, लेकिन आवाज़ सबको आती थी ऐसी कि जैसे कोई बड़ा सा थोड़ा मार हो दीवार में।
बहरहाल ये गायबाना आवाज़ थी तो समझ नहीं आ रही थी इस बात को कि क्या किया जाए। हमने कुछ नहीं किया, ना किसी और ने कुछ किया। बहरहाल हमने जो हुआ उसे होने दिया, और मेरे ख्याल है आज तक वो आवाज़ आ रही है, अब भी आती है। ठीक है जी, तो ये सिलसिला जारी है। अब हम कुछ नहीं करते, उसे बस आवाज़ आती है तो उसे सुन लेते हैं और इग्नोर करते हैं। ये वाक़या था हमारा जनाब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने सेकंड ईमेल की तरफ और देखते हैं किसने हमें ईमेल भेजी है। सलाम मिनहाज, वी आर करंटली लिविंग इन दोहा, कतर, and we used to visit Pakistan in our summer break. Our nanny's house was built after the government announced to shift the graveyard from that place, so my elders used to say that this house is built on the graves of two kids. The graves were there before the construction of the house. Until now, me and my cousins have seen that kid many times. The kid is completely white with small height, and when I saw that kid, it was just staring at me. There is a small window which connects the living room with the kitchen. One day my khala saw that my mamu was in the kitchen, so she asked him to bring some glass of water for her. But to her surprise, he did not give any response. Angry, my khala went to the kitchen, but there was no one. Later, she recalled that there was no one in the home as well. Everyone was out for an event. But they never caused any problem for us. And my Nani's entire family is still living there. It's a request, don't mention my name. Regards. Alright, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईमेल भेजी। अगर मैं अभी आपको ये बताऊं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहाँ पे आई एम श्योर खिड़की होगी जिससे आपको बाहर शहर का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि उस खिड़की से अगर आपको कोई देख रहा हो, जिसका सिर्फ साया ही आपको नज़र आ रहा हो, शक्ल नज़र नहीं आ रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे और चंद इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हुए 20th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड के अंदर, जो कि बाद में दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह कही जाती है, बॉर्ली रेक्ट्री। एक ऐसी जगह जो 100 साल तक खाली पड़ी रही। लोग आते गए लेकिन कोई घर ना बसा सका। इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट की तरफ एसेक्स और सफॉक के बिल्कुल बॉर्डर पे एक छोटा सा टाउन था जिसमें ये बॉर्ली रेक्ट्री एक जगह बनी हुई थी। आर्ट लवर्स के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। ये छोटा सा
गांव टाउन, बहुत ही हरियाली माउंटेनियस एरिया के बीचों बीच मौजूद था, जो कि आगे जाके द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड के नाम से मशहूर हो गया। कहा जाता है कि जिस घर को 100-200 साल के लिए बनाया गया था वो सिर्फ 80 साल तक ही सस्टेन कर पाया। कहा जाता है कि वहाँ पे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। जो फैमिली उसमें रहने की कोशिश करती रही, उस फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की अमवात हुई और ऐसी अजीब व गरीब वाक़यात हुए जो कि बाद में अखबारात और टीवी की भी जीनत बने। और कुछ तो इस तरह की बातें हुई कि उनके लिए कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं। बोर्डली रेक्ट्री was constructed in 1862 on Hall Road opposite Borley Church. कहा जाता है कि एक मॉन्क और एक नन को आपस में इश्क हो गया और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो ये जगह छोड़ के कहीं दूर भाग चलेंगे और एक अपनी दुनिया बसाएंगे। ये प्लान चर्च को या लोकल लोगों को पता चल गया और उनको रंगे हाथों पकड़ा। कहा जाता है कि उस मॉन्क को फौरन ही सजाए मौत दे दी गई और नन को एक दीवार में चुनवा दिया गया जिंदा और छोड़ दिया गया मरने के लिए। उसके बाद से कहा जाता है कि उस नन की रूह भटकती है। इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 साल के बाद एग्जैक्ट इसी तरह का वाक़या दोबारा पेश आता है। लेकिन इस दफा इस मैनर के जो ओनर होता है उसका नाम था हेनरी, जो कि उसी मकाम पे मौजूद था मैनर जिस जगह पे ये बोर्डली रेक्ट्री मौजूद थी। कहा जाता है कि उसको एक फ्रेंच नन से इश्क हो गया और उसने उससे अपेरेंटली शादी कर ली और उसको लेके वो इस जगह पे मूव कर गया। कहानी उधर जाके ख़त्म होती है जब एक शाम गुस्से में आके हेनरी अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, गला घोट के उसको मार देता है और उसकी लाश को उसी जगह पे दफना देता है अनकॉन्शियसली, जहां पे उस नन को दफनाया गया था, चुनवाया गया था। उसके बाद से उस जगह पे जब तक बोर्डली रेक्ट्री मौजूद रही, हर किसी ने कुछ ना कुछ वाक़यात होते हुए फील किए। थोड़े ही अरसे के बाद उस जगह को हेनरी डॉसन बुल के नाम से एक शख्स ने खरीदा
जो कि अपनी वाइफ और अपने 14, 15, 16, 17 बच्चों के साथ वो वहाँ पे मूव हो गया। चूंकि फैमिली बड़ी थी, बच्चे ज़्यादा थे, तो उसको वो जगह बहुत पसंद आई। और चूंकि वो एक अमीर आदमी था, तो उसने थोड़े से और पैसे देकर वो जगह भी अपने घर के ही हिस्से में कर ली, जहाँ पे किसी ज़माने में उन 2 नन को चुनवाया गया था। उसके बाद जैसे ही वो मूव हुए, उनके साथ एक के बाद एक वाक़यात होना शुरू हुए, अजीब और गरीब वाक़यात। किसी नन को घर के स्टेयरकेस पे चलते हुए देखना और फिर गायब हो जाना, स्ट्रेंज चीज़ें होना। मिस्टर बुल, जो कि उस घर के ओनर थे, उनको ये बात इतनी फैसिनेट करने लगी कि उन्होंने एक अपना छोटा समर हाउस भी बनवा लिया उसी जगह पे, जहाँ पे वो रात का खाना खा के एक प्रिसाइज जगह पे बैठ जाया करता था और इंतज़ार किया करता था उस गोस्ट का, जिसको उसने किसी एक ज़माने में देखा था। उसके बाद वहाँ पे जो भी जिन्नात, असरात की प्रेजेंस थी, वो बढ़ती चली गई। जो गेस्ट उस जगह पे आके रहते, उन सब के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात होते कि जिससे वो रातों रात उस जगह को छोड़ के चले जाते। जैसे कि किसी की बच्ची जो बिस्तर पे सो रही हो, उसको कोई घसीट के बिस्तर से गिरा दे, जब आँख खुले तो कमरे में कोई मौजूद ना हो। On 20th June 1900, हैरी बुल की 4 बेटियां, जो कि अपने ही इर्द गिर्द के इलाके को एक्सप्लोर कर रही थी रात के टाइम, जब उन्होंने अपने ही घर की तरफ देखा तो उन्होंने फील्ड में देखा कि एक नन उनकी तरफ चलती चली आ रही है। उनको लगा कि शायद कोई पड़ोसी, कोई करीबी, कोई लोग होंगे जो आ रही होगी, क्योंकि करीब में चर्च थी, तो उनको लगा कि शायद नन वहां से आ रही हो। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि जो नन उनके सामने अभी खड़ी हुई थी, जो वॉक करती हुई आ रही थी, वो उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। फिर उसके बाद इस तरह के और वाक़यात होना शुरू हुए। फिर एक गोस्ट इन्वेस्टिगेट करने वाले शख्स को बुलाया गया। मिस्टर प्राइस एक बहुत मशहूर उस ज़माने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट किया करते थे, जिनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ उस जगह पे नहीं होता था। ये सिर्फ एक मैन मेड स्टोरीज थी। लेकिन बाद में ही वही शख्स ये कहते हुए भी सुना गया कि उसके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए थे और उसने भी कुछ ऐसे मखलूक उस घर में, उस जगह पे देखी थी, जिसका पहले उसने इंकशाफ किया था कि ये सिर्फ मैन मेड स्टोरीज हैं। हेनरी बुल के मर जाने के बाद ये जगह उसने अपने बेटे को दे दी। बेटा अपनी फैमिली के साथ मूव किया, हालांकि उसको पता था कि इस जगह पे जिन्नात का कब्ज़ा है, कोई भी ज़्यादा अरसे नहीं टिक पाएगा। लेकिन कुछ लोग इन बातों पे यकीन रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। तो उसको भी ये लगा कि शायद मेरे वालिदैन का या इर्द गिर्द के लोगों का वहम का मसला है,
या ये अज्यूम कर रहे हैं चूँकि ये जगह ऐसी हॉन्टेड लगती है तो अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे जिन्नात हैं और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। बताया जाता है कि एक दिन जब उसकी वाइफ घर की सफाई और अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने कबर्ड खोला और कबर्ड के अंदर एक थैले के अंदर उसने एक औरत का सर पाया जो कि एक ब्राउन पेपर बैग के अंदर रैप हुआ था। कहा जाता है कि उसके बाद से उस औरत के साथ अजीब व गरीब वाक़यात पेश होना शुरू हो गए। रातों को सर्वेंट की बेल बजती थी, हालांकि कोई नहीं बजाता था। एक पॉइंट पे आके तो उसका तार भी काट दिया गया था, तब भी वो बेल बजती रहती थी। She also stated that on several occasions the sound of footsteps could be heard throughout the building in areas of the house that were supposedly empty. अब सोचें, जिस घर में आप अभी बैठे हुए हैं या जिस ऑफिस में आप अभी बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अचानक से आपको इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाए कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है, या फिर आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएं ऐसी मखलूक की और ऐसी आवाज़ें जिनकी सिर्फ आवाज़ हो, शक्ल ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? जब इस तरह के वाक़यात और बढ़ गए तो उस फैमिली ने करीब ही मौजूद एक न्यूज़पेपर को जाके ये बताया और हेल्प मांगी। ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। चर्च जो कि बिल्कुल ही करीब में थी उसको इन्वॉल्व किया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस घर को एक्सर्सिज्म से पाक किया जाए। लेकिन बहुत सारी मेहनत के बावजूद वो जो भी चीज़ उस घर में मौजूद थी वो उधर से नहीं जा सकी। अल्टीमेटली उस घर को तोड़ दिया गया। लेकिन टिल डेट वो घर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन पे वो घर था वो आज तक आबाद नहीं हो सका। और अभी भी उधर वही नन, वही औरत उसी हुलिये में उसी तरीक़े से नज़र आती है। चलें जनाब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। अगर हो सके तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते बस एक बात ही कहना चाहूँगा, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप सीख सकें। मजाक करना और मजाक उड़ाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपके दोस्त आपके साथ मजाक करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही दोस्त जब आपका मजाक उड़ाने लग जाएं तो आपको बहुत बुरा लगता है। उसी तरीके से इसी मखलूक जिसको हम जिन्नात, लोग डेविल, स्पिरिट, गोस्ट, पिचल पैरी, सरकटा, XYZ, हर रीजन के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने अपने नाम हैं।
कहा जाता है कि जब इस मखलूक के बारे में बात की जाती तो वो करीब आ जाती है सुनने के लिए कि आखिर हमारे बारे में बात हो क्या रही है। तो सोचिए, हम इतनी देर अभी ये प्रोग्राम करते रहे, आप सुनते रहे, हो सकता है अभी आप अपने कमरे में अकेले मौजूद हों और आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं, पर शायद ऐसा नहीं। हो सकता है जिस बिस्तर पे आप लेटे हुए हो उसके नीचे या सामने पर्दे के पीछे या शायद आपके ही पीछे कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको देख सकती है। Until then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।